Okay, yes. So today we are going to take our next writer, that is रस्किन बॉन्ड. हम लोग पढ़ रहे हैं जो मेजर इंडियन इंग्लिश के जो राइटर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और अगले जो हमारे राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड. ठीक है, उनके बारे में बातचीत करते हैं कि रस्किन बॉन्ड जो थे क्या थे. एक नॉवलिस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक चिल्ड्रंस ऑथर. देखो रस्किन बॉन्ड सबसे फेमस, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि फेमस फॉर चिल्ड्रंस राइटिंग, बच्चों की राइटिंग के लिए बहुत फेमस है, और इनकी स्टोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, और एसेइस्ट है, एक निबंधकार भी हैं, तो उपन्यास लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, चिल्ड्रंस ऑथर हैं, बच्चों के ऑथर हैं, और एक एसेइस्ट हैं. renowned for his heartwarming and evocative stories, बहुत शानदार शानदार कहानियाँ जो दिल को छू ले वैसी कहानियाँ, यादगार बन जाए ऐसी कहानियाँ लिखते हैं. और मैनी सेट इन पिकारसेक हिल्स ऑफ इंडिया, कई बार इंडिया की हिल्स में, ये सारी इंडिया की जो हिली जो स्टेशंस हैं, हिल स्टेशंस जो हैं वहाँ पर ये लिखी गई हैं, उसकी सेटिंग ली गई है मतलब. और इनका एक फेमस नॉवल है विच इज़ द रूम ऑन द रूफ. आपको सारे नाम याद रखें, इस पीडीएफ में जितने भी नाम है सब इम्पोर्टेंट ही हैं. ठीक है, सब इम्पोर्टेंट वाले ही लिए, बहुत जो ज़्यादा फेमस नहीं वो तो है ही नहीं इसमें. द रूम ऑन द रूफ, ये क्या था, उनका फर्स्ट नॉवल था. कब लिखा था उन्होंने, जब वो 17 साल के थे, व्हेन ही वाज जस्ट 17. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ रस्टी. इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, रस्टी. रस्टी नाम का एक ऑर्फेंड एंग्लो इंडियन बॉय है. एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि जिसके माता या पिता में से एक जो हो वो ब्रिटिश का हो लेकिन वो रहता इंडिया में हो, तो उसको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन. ठीक है, या फिर एंग्लो इंडियन ऑथर्स वो कहलाते हैं जो विदेश में रहकर इंडिया के बारे में लिखते हैं, उस ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से इंडिया के बारे में लिखते हैं. और इंडो एंग्लियन कौन से होते हैं राइटर्स, इंडो एंग्लियंस वो होते हैं जो इंडिया के हैं और इंडिया के बारे में लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं. ठीक है, एक तो इंडिया के राइटर्स किस में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं. एक इंडिया के राइटर्स जो है वो इंग्लिश में लिखते हैं. तो इंडिया के राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं उनको हम इंडो एंग्लियन राइटर्स कहते हैं. जो एंग्लो इंडियंस कौन, जो ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश के राइटर्स हैं लेकिन इंडिया के बारे में लिखते हैं और उस ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखते हैं. जैसे अ पैसेज टू इंडिया, ई.एम. फॉस्टर. ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया, ई.एम. फॉस्टर जो है वो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से लिखा है. दूसरी बात, या तो ब्रिटेन में रहकर भारत के बारे में लिखते हैं और उस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, या फिर उनके माता या पिता में से कोई एक ब्रिटिश हो और रहते इंडिया में, वो सारे कहलाते हैं एंग्लो इंडियंस. तो यहाँ पे एक रस्टी नाम के लड़के की कहानी है जो एक ऑर्फेंड या अनाथ है, एंग्लो इंडियन बॉय है, जो उसके हु रन्स अवे फ्रॉम ए स्ट्रिक्ट ब्रिटिश गार्डियन टू लिव इंडिपेंडेंटली इन देहरादून. उसके ब्रिटिश गार्जियन से भाग आता है वो, और देहरादून में इंडिपेंडेंटली मतलब एकदम स्वतंत्रता से रहने के लिए आता है. द नॉवल ब्यूटिफुली कैप्चर्स हिज यूथफुल एडवेंचर्स, डिस्कवरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड इमर्शन इनटू इंडियन कल्चर, मार्किंग हिज कमिंग ऑफ एज. इस नॉवल में क्या बताया कि उसकी यूथफुल एडवेंचर्स, जवानी में बच्चा रहता है तो इधर उधर की उठापटक करता ही है, उसके बारे में बताया. उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बताया. और एन इमर्शन, निमग्नता मतलब आई डोंट नो निमग्नता भी क्या होता है, तो इनटू इंडियन कल्चर. हाँ, निमग्नता मतलब उसका इंडल्जेंस मतलब उसकी लिप्तता, मग्नता, जो मग्न हो जाता है उसमें, वो वाली चीज. मार्किंग हिज कमिंग ऑफ एज. ठीक है, उसकी एज के बारे में बताया गया है, एडोलेसेंस के बारे में भी इसमें बातचीत की गई है. की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो मेन है इसमें रस्टी. अब ये पूछा जाता है, आप याद रखना कि
रस्टी कौन था, तो कौन से का था, तो उसका नाम याद रखना है, द रूम ऑन द रूफ। द प्रोटैगनिस्ट एन ऑर्फेंड एंग्लो इंडियन बॉय सीकिंग इंडिपेंडेंस एंड बिलोंगिंग, वो तो रस्टी हो गया। एक किशन कौन है, किशन जो है वो इसका इंडियन फ्रेंड है जो उसकी हेल्प करता है लोकल लाइफ जीने में। भारतीय है वो, किशन जो है वो भारतीय है और वो जो है वो इंडो एंग्लियन है। नेक्स्ट जो वर्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इसके लिए तो इनको एक अवार्ड भी मिला है, पहले वाले के लिए भी मिला था। यहां पे देखते हैं अ कलेक्शन ऑफ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा तो उसमें एलिमेंट है आत्मकथा का और थोड़ा उसमें एलिमेंट है फिक्शनल का, काल्पनिक है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज दैट एक्सक्विजिटली कैप्चर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ इन द टाउन ऑफ देहरादून। अब ये अर्ली लाइफ इनकी देहरादून में बीती थी रस्किन बॉन्ड की, और इन्होंने क्या किया कि एक कलेक्शन, एक कहानियों का कलेक्शन है, इसमें कहानियां हैं पूरी, ठीक है। और उसमें क्या है कि वो जो उनकी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं, जो पास्ट की जो मेमोरीज हैं उसके बारे में बात की गई है, चाइल्डहुड की और शुरुआती जीवन की जो मेमोरीज हैं उसकी बात की गई है, और कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। देहरादून से रिलेटेड ये एक ही पोएट है, ध्यान रखना। आप इंडियन पोएट्स को उनके स्थान के अनुसार भी एक बार को देख सकते हैं, अलग अलग स्थानों के बारे में विशेष, जैसे नसीम इज़ेकल की तो सारी मुंबई की बात की उन्होंने, ठीक है। द स्टोरीज इवोक अ डीप लव फॉर नेचर। स्टोरीज में क्या क्या दिखाएगा, एक तो पर्यावरण के प्रति प्रेम, सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ, छोटी छोटी मस्तियाँ जो हमें आनंद देती हैं, एंड द एंड्योरिंग बॉन्ड्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंडशिप, कि जो परिवार और दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है, उनका जो संबंध है उसके बारे में। रिफ्लेक्टिंग हिज डीप कनेक्शन टू द इंडियन लैंडस्केप, भारतीय जो परिदृश्य है उससे जो उनका संबंध बनता है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट जो है इनकी नोवेला है, ये नोवेला का मतलब, नोवेला का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नॉवल, उसको हम कहते हैं नोवेला। तो ब्लू अम्ब्रेला क्या है, एक नोवेला है, और किसका नोवेला है, चिल्ड्रंस, बच्चों का लिखा है, बच्चों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। सेट इन अ स्मॉल हिमाचली विलेज, हिमाचल के एक छोटे से गांव में का वर्णन है। इट टेल्स द डिलाइटफुल स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड बिनिया हु ट्रेड्स हर लकी लेपर्ड्स क्लॉ नेकलेस फॉर अ ब्यूटीफुल ब्लू अम्ब्रेला। अब एक लड़की क्या करती है, हिमाचली एक लड़की है, उसके गले में नेकलेस है जिसमें लेपर्ड्स पॉ, मतलब जो तेंदुआ होता है उसके पंजे जो होते हैं वो बना हुआ एक नेकलेस है। वो उसको दे के एक बहुत सुंदर सा ब्लू अम्ब्रेला की ट्रेडिंग करते हैं। जैसे बचपन में होता है ना कि दूसरे की चीज़ पसंद आ जाती है तो हम अपनी चीज़ उसको दे देते हैं और हम उसकी चीज़ ले लेते, चाहे वो कितनी ख़राब है। मेरे ऐसी ट्रेडिंग बहुत हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। मैं मतलब एक बार तो मैं, इतनी अच्छी शर्ट थी मेरी वेलवेट की, उस टाइम की वेलवेट की शर्ट थी, बहुत शानदार थी, बहुत महंगे कपड़ों में थी मेरे, तो वो शर्ट देके मैंने वो चाकू खरीद लिया एक दोस्त से, वो स्काउट का जो चाकू होता है ना वो वाला, और फिर घर वालों को कहा कि वो शर्ट खो गई है। तो बचपन के ट्रेड्स ऐसे ही होते हैं, बाद में पछता हुआ कि इतना अच्छा कैसे हो गया। हाँ घर वालों के लिए अपलोड नहीं करूँगा ये। देखो, विच बिकम्स हर मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ सिंपल जॉयज, काइंडनेस एंड जनरसिटी। स्टोरीज उसकी क्या बताती, सिंपल जॉय, छोटी छोटी चीज़ों में आनंद है, कोई एंजॉय करने के लिए कोई बहुत बड़ी काम करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जॉयस, काइंडनेस जो दया है, जेनरसिटी उदारता है, और द बिटर स्वीट फीलिंग ऑफ लेटिंग गो। देखो ये सबसे बड़ी बात है, लेटिंग गो, जाने देना, ठीक है। लेटिंग गो, कुछ भी है तो चलो छोड़ो यार, वो वाली फीलिंग, ठीक है ना। किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठ जाओगे तो आपको दुख के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सोचोगे कि चलो ठीक है नेक्स्ट, जाने दो, आगे बढ़ते हैं।
की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बिन्या कौन है? एक यंग स्पिरिटेड गर्ल है जो उसके पास ब्लू अम्ब्रेला होता है। और राम भरोसा क्या होता है? राम भरोसे एक दुकानदार का नाम है, ठीक है, जो क्या करता है, वो उस अम्ब्रेला को लेने की सोचता है, लेकिन बाद में उससे दया भी सीखता है। पहले तो वो कोशिश करता है अम्ब्रेला में ले लो, लेकिन बाद में उसको दया भी सीखता है। थीम्स क्या होती हैं इनकी? तो देखो, ये याद रखना, खासकर नेचर, खासकर चाइल्डहुड, इनोसेंस, सिंपल लाइफ, एंग्लो इंडियन आइडेंटिटी, फ्रेंडशिप, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, लाइफ इन द हिल्स, ये वाली याद रखना, लाइफ इन द हिल्स, क्योंकि ये इनकी स्पेशल है, ठीक है। चाइल्डहुड इनकी स्पेशल है, लाइफ इन द हिल्स इनकी स्पेशल थीम है, क्योंकि बाकी तो लव के बारे में, सॉलिट्यूड और ये तो सारे लोग लिखते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह के सारी लिखते हैं। लव फॉर एनिमल्स भी है इसमें, सॉलिट्यूड मतलब एकांत, और कमिंग ऑफ एज। अवार्ड्स या रिकॉग्निशंस क्या क्या हैं? देखो, ये इनको एक अलग सा ही अवार्ड मिला है, जॉन लिवियन राइज प्राइज। जॉन लिवियंस राइज प्राइज किसके लिए मिला है? द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ के लिए। अभी तक हमने जितने भी ऑथर्स पढ़े, ज़्यादातर को तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला ही है, ठीक है। सिर्फ तरुदत्त को नहीं मिला था और सरोजिनी नायडू को भी नहीं मिला था, ठीक है। हाँ, साहित्य अकेडमी नहीं मिला, हाँ, नोबेल प्राइज उनको तो इतना बड़ा मिल गया, साहित्य अकेडमी की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है रविंद्रनाथ टैगोर के बाद ही आया हो, उस समय हो ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, नहीं किसको मिला ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है। तो इनको भी, रस्किन को, बॉन्ड को भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए ये मिला था, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। और इनको पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। सबसे छोटा अवार्ड होता है पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो है, इनके वर्क्स याद रखना, अ फ्लाइट ऑफ पिजियंस, उसके बाद एंग्री रिवर, ये बच्चों की है। द चेरी ट्री, ये भी बच्चों के लिए है। दिल्ली इज़ नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है, ये भी बच्चों के लिए है। वैग्रेंट्स इन द वैली, और ये एक सीक्वल था, किसका सीक्वल था? द रूम इन द रूफ का। ये वैग्रेंट्स टू द, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। द रूम इन ऑन द रूफ का ये सीक्वेंस था, वैग्रेंट्स इन द वैली। द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी, ये भी एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। कौन सी? हाँ, वो क्या कि स्टोरी होगी वो, तो एक्चुअली क्या है कि इसमें जो नॉवेल्स वगैरह ज़्यादा पूछता है आपके, क्योंकि स्टोरीज तो अब इन्होंने 160 के करीब स्टोरीज लिखी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर। ज़्यादातर जितने भी आपके ऑथर्स हैं या आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो नॉवेल्स के ऊपर ज़्यादा आते हैं। स्टोरीज तो क्या कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लिखी हुई होती है, इसलिए वो नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। फिर भी आप लोग अगर कोई फेमस स्टोरीज हो तो ज़रूर देख लेना। मैं और भी आपको लिस्ट भेज दूंगा फेमस स्टोरीज की, ठीक है। कुछ एग्जाम बेस्ड फैक्ट्स हैं कि एक तो किसके लिए लिखा है? प्राइमरीली फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। यही चीज़ रस्किन बॉन्ड के बारे में याद रखनी है। बच्चों के लिए तो बहुत फेमस कहानियाँ लिखी है इन्होंने, ठीक है। मैंने भी एक दो पढ़ी है लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। रस्किन बॉन्ड की पढ़ी ज़रूर है मैंने, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। बट हिज वर्क्स आर वाइडली इंजॉयड बाय ऑल एजेस फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड चार्म। सारे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं बच्चों के लिए लेकिन सारे लोग पढ़ते हैं इनकी स्टोरीज को। नॉन फॉर इज ल्यूसिड, इवोकेटिव, प्रोज एंड ऑप्टिमिस्टिक जेंटल टोन। एक तो क्लियर टोन होती है, याद रह जाए वैसी होती हैं, याद रखने लायक होती हैं, और ऑप्टिमिस्टिक, आशा से भरी हुई होती है स्टोरीज, और जेंटल टोन, भल मानसता होती है इसमें, अच्छा ही होती है। और मोस्ट ऑफ द स्टोरीज कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में, ठीक है, खासकर देहरादून और मसूरी। ये दो नाम जरूर याद रखना रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड। वेर ही हैज स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। देखो ये
500 में 160 का कह रहा था, 500 से ऊपर स्टोरीज लिखी है इन्होंने, 500 से ऊपर, ठीक है। एसेज एंड नॉवेल्स, मेकिंग हिम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स। बहुत सारा लिखा है इनका लिटरेचर बहुत ज़्यादा। तो राइटर्स का क्या काम होता है? जो प्रोफेशनल राइटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, घर में लाइब्रेरी होती है, पूरा दिन दूसरों की किताबें पढ़ते हैं, एक विचार से दूसरा विचार बनता है, खुद का लिखने का काम करते हैं। जो राइटर्स होते हैं वो पढ़ते भी बहुत हैं, ठीक है। जो लेखक होते हैं जैसे कुमार विश्वास है, ये पोइट्स होते हैं, कुमार विश्वास है, तो ये जो शोज़ जब नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं, आराम से घर की लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत भी होती है और किस्मत भी होती है, ठीक है। किस्मत और मेहनत दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। देखिए फुल नेम ये अरुण कोलाटकर। अगला जो हमारे राइटर हैं वो है अरुण कोलाटकर, ठीक है। अच्छी बात आपकी ये है कि इसमें आपको पर्टिकुलर उन्होंने छांट के दिए कि इन राइटर्स को पढ़ना है, वरना आप पागल हो जाते ढूंढते ढूंढते। तो अरुण कोलाटकर जो थे वो भी एक पोएट, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर भी थे, ये भी याद रखना अरुण कोलाटकर। और एक मॉडर्निस्ट पोएट थे। कैसे पोएट थे? मॉडर्निस्ट पोएट हु रोट सिग्निफिकेंटली इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश। इन्होंने किस में लिखा था? मराठी में। देखो मराठा से रिलेटेड इनकी ही है खाली, और किसी की नहीं है, ठीक है। तमिल से रिलेटेड आई थिंक कमला दास, ठीक है। तो सभी राइटर्स ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों से हैं और उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा है। टाइम पीरियड क्या था? 1932 से 2004। ये भी अच्छा खासा जिए थे। मोस्ट फेमस इनका वर्क है जैजूरी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इसी के लिए शायद साहित्य अकेडमी भी मिला था इनको। जैजूरी पढ़ा तो नहीं है मैंने भी, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग लॉन्ग पोएम है, एक बड़ी पोएम है, दैट क्रॉनिकल्स द जर्नी ऑफ अ स्केप्टिकल येट रिफ्लेक्टिव नरेटर मानस। मानस नाम का एक संदेहवादी स्केप्टिकल एक नरेटर है। नरेटर का मतलब कहानी सुनाने वाला, ठीक है। उसके बारे में कहा गया है ये। टू द पिलग्रिमेज साइट ऑफ जैजूरी। जैजूरी क्या है? जैजूरी इज अ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान, ठीक है। जैजूरी एक जगह का नाम है। अ टेम्पल टाउन डेडिकेटेड टू द गॉड खांडोबा इन महाराष्ट्र। खांडोबा नाम के कोई गॉड होते होंगे महाराष्ट्र में, उनके बारे में ये जैजूरी नाम की जो जगह है वहाँ पे वो खांडोबा नाम का टेम्पल है, उसके बारे में ये सारी लिखी गई है। थ्रू अ सीरीज ऑफ विविड एंड ऑफन आयरॉनिक vignettes, the poem offers a profound look at the decaying state of traditional faith। तो एक सीरीज है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो पोएम बढ़ती जा रही है उसमें व्यंगपूर्ण तरीके से। उसके बाद विग्नेटिज मतलब काफ़ी पिकार सेक, एकदम पिक्चर सेक चीज़ है, मतलब चित्रण बहुत अच्छा किया है कि तुरंत इमेज बन जाए हमारे चेहरे में। द पोएम ऑफर्स प्रोफाउंड लुक एट द डिकेइंग स्टेट ऑफ ट्रेडिशनल फेथ, कि इस बारे में जोर दिया है कि कैसे हमारी जो पारंपरिक आस्था है वो ख़त्म हो रही है। द मंडेन रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन बिलीफ एंड सुपरस्टिशन, कि एक तो आम जिंदगी, रोज की ज़िंदगी कैसी चल रही है उसके बारे में, और जो श्रद्धा, आस्था, विश्वास और सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलती है उसके बारे में बात की है। कॉमर्शियलिज्म के बारे में बात की है, वाणिज्यीकरण मतलब। अ सैक्रेड स्पेस, एक पवित्र स्थान। इट इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर। ये याद रखना ये चीज़ इसके बारे में, किसका स्ट्रक्चर कैसा है? जैजूरी का फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड ऑब्जर्वेशन इनसाइट्स, ऑब्जर्वेशनल इनसाइट्स, उस प्लेस को बहुत ही गहराई से अवलोकन किया है इन्होंने, ठीक है। की कैरेक्टर्स कौन है इसमें? तो वो है मानस। मानस का नाम याद रखना, जैजूरी का प्रोटेगनिस्ट है मानस, ठीक है। वो कौन था? एक नरेटर था। एन
या यही प्रोटैगनिस्ट है। एन ऑब्जर्वेंट एंड ऑफन सिनिकल टूरिस्ट पिलग्रिम हु क्वेश्चंस एंड रिफ्लेक्ट्स, कि एक तीर्थयात्री के रूप में आया, कहानी भी वो सुना रहा है, इस पोएम की पूरी कहानी भी वो सुना रहा है, वो बात करता जा रहा है, श्रद्धा पे भी सवाल उठा रहा है, विश्वासों पे भी सवाल उठा रहा है, और वही उसके जवाब भी देते जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ये की गई है बात। सिनिकल भी है, वो निंदक भी है, कई बार चीज़ों को ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा भी कह रहा है वो। फेमस कोट क्या है इसका, कि नो मोर ऑफ हिम देन लेट द स्टोन्स स्पीक। ऊपर कर लो इसको, हाँ, नो मोर ऑफ हिम देन लेट द स्टोन्स स्पीक, फ्रॉम जेजुरी इंडिकेटिंग द स्टार्क रियलिटी एंड इनडिफरेंस ऑफ द एंशंट स्टोन्स। देखो, श्रद्धा पे भी सवाल उठा रहा है कि पुराने जो पत्थर हैं इतने सालों से हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बता नहीं पा रहे। ठीक है, इसलिए एक है सर्प सत्र। ठीक है, नेक्स्ट उनके जो पोएम है, मराठी पोएम है ये भी, सर्प सत्र। सर्प मतलब सांप, तो अ लॉन्ग मराठी पोएम, ये भी एक मराठी पोएम थी, बाद में ये किस में ट्रांसलेट हुई थी, इंग्लिश में हुई थी। ठीक है, और अरुण कोलाटकर ने खुद ने इसको ट्रांसलेट किया था। ये क्या बताती है, रिटेल्स द एंशिएंट हिंदू मिथ ऑफ जन्मेजय स्नेक सेक्रीफाइस। जन्मेजय का नाग यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये महाभारत की कथा है कि जो अर्जुन था, उसका जो पौत्र था परीक्षित, मतलब अभिमन्यु का बेटा जो परीक्षित था, तो साधु संत कुछ तपस्या वगैरह कर रहे थे, तो उसने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो उसने श्राप दिया कि तुम 7 दिनों में तुम जहर से मर जाओगे। ठीक है, तो वो फिर उसने वो 7 दिन जो है भागवत कथा वगैरह सुनते हुए बिताए, और वो 7वें दिन जो वो मर गया। तो उसका जो बेटा था, आई थिंक अस्तिक या ऐसा कुछ नाम था, नाम याद नहीं है, उसका जो बेटा था और उसका जो लड़का था, तो उसने एक यज्ञ किया जिसमें उसने प्रण ले लिया कि मैं सारे नागों का अस्तित्व जो है मिटा दूंगा। तो जो उसको परीक्षित को काटा था, वो तक्षक ने काटा था, जो सांपों का देवता था। ठीक है, तो वासुकी की बहन का जो एक लड़का होता है, नाग होता है वो, तो वो आके उसको जन्मेजय को समझाता है और वो नाग यज्ञ रुकवाता है। तो ये एक प्रकार से बदले की कहानी है। ठीक है ना, इट रिटेल्स द एंशिएंट हिंदू मिथ ऑफ जन्मेजय स्नेक सैक्रिफाइस एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ रिवेंज, प्रतिशोध, बदले की कहानी है। ठीक है, धर्म एंड द सिनिकल साइक्लिकल नेचर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल। ठीक है, कि कैसे चक्र चलता है कि एक काम उसने किया, दूसरा काम किसी और ने किया, तीसरा वो करेगा, चौथा वो करेगा, ऐसे चक्रीय रूप में जो चलता है डिस्ट्रक्शन का, बर्बादी का, एंड रिन्यूअल, नवीनीकरण का। द पोएम रीइंटरप्रेट्स द मिथ विथ अ कंटेम्परेरी सेंसिबिलिटी एंड आयरनिक अंडरटोन्स। ये जो कहानी वो क्या बता रही है, फिर से उसी घटना को फिर से बता रही है, लेकिन आज की सोसाइटी के को लेकर बता रही है। अगर आपको अभी के नॉवेल्स अच्छे पढ़ने हो तो अमीश त्रिपाठी करके एक लेखक हैं जिन्होंने शिवा ट्रियोलॉजी लिखा था, और उसके बाद उनका माइथोलॉजिकल सीरीज़ के लिए फेमस है और पूछा भी जा सकता है एग्जाम, भले आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अमीश त्रिपाठी का नाम याद रखना। सबसे ज़्यादा माइथोलॉजी के बारे में फ़िलहाल जो अभी के राइटर्स हैं उसमें लिखा है तो इन्होंने लिखा है। इन्होंने राम, सीता, रावण, वो भी किताबें लिखी, उनकी पूरी सीरीज़ चलती है, वेब सीरीज़ जैसे चलती है ना, वैसे इनकी किताबों की सीरीज़ चलती है। तो सबसे फेमस इनका हुआ जो था, जो शिवा ट्रियोलॉजी हुआ था। ठीक है, एक है काला घोड़ा पोएम्स। काला घोड़ा पोएम्स, ये पोएम्स का है। इसमें क्या है कि एक कलेक्शन है पोएम्स का। काला घोड़ा पोएम्स जो है वो कलेक्शन है पोएम्स का, दैट ब्रिंग्स टू लाइफ द वाइब्रेंट एंड इलेक्ट्रिक काला घोड़ा ब्लैक हॉर्स एंड आर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई। ठीक है, मुंबई के बारे में उसका चित्रण किया अच्छे से, थ्रू शार्प ऑब्जर्वेशंस एंड कीन आई फॉर डिटेल, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स, अच्छा ऑब्जर्वेशन किया मुंबई के बारे में। द पोएम कैप्चर्स द एसेंस ऑफ
द अर्बन लैंडस्केप, जो शहरी जीवन है उसके बारे में बताती है. इट डाइवर्स इनहेबिटेंट्स, स्ट्रीट लाइफ एंड द इंटरप्ले. देखो, डाइवर्स इनहेबिटेंट्स का मतलब हो गया कि अलग अलग प्रकार के लोग, क्योंकि मुंबई है तो मुंबई में सारी जगहों से लोग आकर एक साथ बसते हैं, तो अलग अलग विविध प्रकार के जो लोग हैं, गलियों की लाइफ है. उसके बाद द इंटरप्ले, जो आपस में इंटरप्ले बिटवीन हिस्ट्री, आर्ट एंड एवरीडे एग्जिस्टेंस इन द बसलिंग मेट्रोपोलिस, कि उस महानगर में, उस बड़े शहर में जो हिस्ट्री आर्ट की जो आपस में कॉम्बिनेशन है उसके बारे में भी बात की गई है. इन्होंने किस बारे में लिखा है, थीम्स क्या है इनकी थीम है, एक तो स्केप्टिसिज्म, ठीक है, संदेह. स्केप्टिसिज्म का मतलब संदेह. फेथ, देखो ये सब अलग है, आपने देखा होगा अभी तक सारे राइटर्स की थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है और कुछ थीम्स कॉमन है. फेथ के बारे में भी की है बात इन्होंने. मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन, अर्बन लाइफ, मुंबई, इस मुंबई के बारे में और कौन थे राइटर, नेसिम इज़ेकिएल, उन्होंने भी लिखा है. माइथोलॉजी के बारे में लिखा है, खासकर इनका ये याद रखना, माइथोलॉजी, जयंत महापात्रा, सॉरी, माइथोलॉजी के बारे में. उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आयरनी, डिस्पेयर, द अब्सर्ड. देखो अब्सर्ड के बारे में भी याद रखना, ठीक है. अब्सर्ड, क्योंकि इंडियन राइटिंग में, अब्सर्ड राइटिंग में सिर्फ इनका ही नाम याद रखना. इंडियन स्पिरिचुअलिटी, कल्चरल डीके, और कल्चरल डीके मतलब संस्कृति पतन जो होता है वो कल्चरल डीके कहलाता है. आवाज़ आ रही ना सही उसमें, ठीक है. अवार्ड्स इनको क्या क्या मिले, तो एक तो कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज, ये थोड़ा अनकॉमन है, किसी को मिला नहीं अभी तक. कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज किसको मिला था, 1977 में, फॉर जैजूरी. किसके लिए मिला था, जैजूरी. दूसरा मिला था कौन सा, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है. साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था फॉर हिज मराठी पोएट्री कलेक्शन भिचकी. कौन सा था, भिचकी वाही. अब ये पता नहीं क्या है इसका मतलब, तो भिचकी वाही, इसके लिए क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है. और भी इनके कुछ वर्क्स हैं, एक तो है द्रोण, उसके बाद चिरमिरी, उसके बाद भिचकी वाही, और उसके बाद है एम्बिग्यूअस लाइंस. इसके लिए भी इनको सब ये सारे वर्ड्स हैं, वर्क्स हैं अलग अलग, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इनको जो है वो एक यूनिक बायलिंगुअल ऑथर कहा जाता है, द्विभाषी, यूनिक बायलिंगुअल. इनके लिए स्पेशल यूज़ किया है. पोइट्री ऑफन ट्रांसलेटिंग हिज ओन वर्क. इन्होंने क्या किया था, ज़्यादातर वर्क्स अपने खुद ने ही ट्रांसलेट किए थे, इसलिए बायलिंगुअल कहा जाता है. अक्सर क्या होता है कि पोइट्स ओरिजिनली किसी भाषा में लिखते हैं और दूसरा कोई उनका वर्क को ट्रांसलेट करता है, लेकिन इन्होंने खुद ने किए थे. उनकी पोइट्री जो है कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स शार्प विट, तेज बुद्धि, आयरनी, व्यंग में डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, बहुत गहराई से उसका अध्ययन, अ डिस्टिंक्टिव ब्लेंड ऑफ कॉलोक्वियल एंड फॉर्मल लैंग्वेज. कॉलोक्वियल मतलब बोलचाल की भाषा, रोजमर्रा की जो भाषा होती है उसको कॉलोक्वियल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है. तो उसके बारे में है. और जैजूरी जो है वो एक काफ़ी बड़ी पोएम है, नॉट इन द मीन्स ऑफ वर्ड्स और लाइंस. ऐसे जैजूरी ऐसे बड़ी नहीं है, एक मेजर वर्क है, लैंडमार्क वर्क है इंडियन इंग्लिश पोइट्री का, ठीक है, क्योंकि इसकी थीम्स के कारण. एक रिवॉल्यूशनाइजिंग पोएम है बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइल एंड कंटेंट. उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर भी थे और उनकी आर्टिक सेंसिबिलिटी इन्फ्लुएंस्ड पोइटिक विजन, ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं है. तो ये खास तो जैजूरी के बारे में याद रखना. उसके बाद थीम्स में ये माइथोलॉजी की याद रखना, स्केप्टिसिज्म की याद रखना, ठीक है, एक ये अब्सर्ड वाली याद रखना, ठीक है, और सर्पसत्र वगैरह तो ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे अगली जो पोइट हैं या ऑथर हैं वो है अनीता देसाई, ठीक है. अनीता देसाई
अनीता देसाई जो थी एक नॉवलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और डिस्टिंग्विश्ड फॉर हर साइकोलॉजिकल। देखो उधर कौन थी ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में? वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ थी। और इधर कौन है? ये अनीता देसाई। किसके लिए जाना जाता है? साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ हर कैरेक्टर्स इनर लाइफ्स। उसके कैरेक्टर की इनर लाइफ्स के बारे में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ऐसा ही होता था। तो उस टाइप की ये पोइट राइटर हैं। टाइम पीरियड क्या है? 1937 टू प्रेजेंट। अभी भी ये हैं, मौजूद है हमारे बीच में। एक सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क है क्राई द पिकॉक, ठीक है, इनका वर्क है क्राई द पिकॉक, ठीक है। ये उनकी डेब्यू नॉवल थी। डेब्यू नॉवल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नॉवल थी, ठीक है। इट डेल्स इनटू द डिटीरियोरेटिंग साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माया। इसमें क्या होता है देखो, ये मैं बताता हूँ कि ये जो नॉवल है माया और गौतम की कहानी है, इसमें क्या होता है कि एक लड़की है माया नाम की, वो एक फादर ऑब्सेस्ड गर्ल है। फादर ऑब्सेस्ड मतलब अपने फादर को बार बार याद करती है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है उसका फादर के प्रति, ठीक है, उसको फादर ऑब्सेस्ड गर्ल कहते हैं। तो शादी के बाद भी एक तो फादर से बहुत ज़्यादा वो उसके इम्प्रेशंस उसके ऊपर हैं। दूसरी बात, ये जो माया है वो बचपन में उसके साथ एक प्रोफेसी की थी, किसी ने बचपन में उसके साथ भविष्यवाणी की थी कि इसका हस्बैंड जो होगा इसकी शादी के 4 साल बाद मर जाएगा, ऐसी प्रोफेसी की थी, ठीक है। और माया जो थी वो थोड़ी सी ल्यूनेटिक टाइप हो चुकी थी। एक तो वो क्या कि अकेले घर में रहना और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जो उसके साइकोलॉजिकल एक औरत के दिल दिमाग में जो चीज़ें चलती है वो सारी इसमें बताई गई है, ठीक है। तो वो अपने आप से बातें करना और वो सारी चीज़ें हो रही थी। एक दिन चंद्रमा पूर्णिमा वगैरह की रात थी और उसने क्या कर दिया कि 4 साल भी हो गए थे उस बात को, तो उसने पता नहीं किस ल्यूनेटिक मोमेंट में उसके हस्बैंड को धक्का दे दिया वहाँ से, छत से, और वो वहाँ पर मर गया। तो इस टाइप की ये कहानी है। इसमें 2 नाम है, माया और गौतम। माया जो है वो मटेरियलिस्टिक और उसका हस्बैंड कैसा था? बिल्कुल इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मतलब विमुख था, उदासीन था, उसके प्रति कोई ज़रा भी ध्यान देने वाला नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से वो अंदर ही अंदर घुटती जाती थी और इस टाइप की घटना उसके साथ होती है। तो माया नाम क्या है? मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म माया, भौतिक संसार माया है। और गौतम क्या है? गौतम बुद्ध क्या थे? डिटैचमेंट की वो है। गौतम बुद्ध डिटैचमेंट बताते हैं, माया जो है वो अटैचमेंट बताती है। तो इन दोनों के नाम इसलिए ऐसे रखे गए हैं, माया और गौतम, ठीक है। एक माया कौन है? इसमें क्या बताया गया है? डिटीरियोरेटिंग साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माया, अ यंग सेंसिटिव वुमन हॉन्टेड बाय अ चाइल्डहुड प्रोफेसी। एक चाइल्डहुड प्रोफेसी से डरी हुई है, उसके मन की जो स्थिति है वो इसमें बताई गई है, ठीक है। और दैट प्रेडिक्टेड हर हस्बैंड्स डेथ विद इन 4 years। 4 साल में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी ऐसा। हर इंटेंस इमोशनल फ्रेजिलिटी, उसकी इमोशनल जो कमज़ोरी है उसके बारे में बात की गई है। कंपाउंडेड बाय अ सफोकेटिंग मैरिज एंड अ डीप सीटेड फियर ऑफ लोनलीनेस। एक तो बेचारी पहले से ही घबराई हुई थी, उसके बाद सफोकेटिंग मैरिज मतलब वो शादी उसको पसंद नहीं थी, तो और उसको धीरे धीरे जो उसका लोनलीनेस का जो डर था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और वो धीरे धीरे वो मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ चली जाती है, बिल्कुल मानसिक रूप से टूट जाती है और उसको लास्ट में एसिलम में भी भेज दिया जाता है, मतलब पागल खाने में भी एक बार तो भेज दिया जाता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली अ ट्रेजिक एक्ट। ट्रेजिक एक्ट कौन सा है? वो उसको धक्का दे देती है उसके हस्बैंड को। की कैरेक्टर्स कौन से हैं इसके? कि एक प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो ऑफ कोर्स हाईली सेंसिटिव, आर्टिस्टिक एंड इमोशनली डिस्टर्ब्ड यंग वुमन, दैट इज माया। प्रोटैगनिस्ट कौन है इसका? माया। और गौतम कौन है? गौतम उसका हस्बैंड है, उससे थोड़ा बड़ा है, रैशनलिस्ट है, मतलब इमोशन से मतलब नहीं, तर्क से मतलब है। और इमोशनली डिटैच्ड मतलब इमोशन से कोई लेना देना नहीं, विरक्त जिसको ये कह रहे हैं हस्बैंड,
उसका हस्बैंड था, ठीक है। दूसरा जो इनका वर्क है, देखो अनीता देसाई के सारे ही वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे। फायर ऑन द माउंटेन, इसके लिए इन्हें कोई अवार्ड भी मिला शायद, फायर ऑन द माउंटेन के लिए। देखो दिस नॉवल फोकसेस ऑन नंदा कौल। कैरेक्टर्स याद रखना, सबके पूछे जाते हैं आजकल। ये जो फायर ऑन द माउंटेन जो है वो नंदा कौल की नाम की एक विडो है, एक विधवा है। वो क्या चाहती है? सॉलिट्यूड चाहती है। क्या चाहती है? शांति चाहती है, ठीक है। एंड पीस इन हर सेक्लूडेड हाउस इन कसौली। कसौली नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो शांति से रहना चाहती है, विधवा हो चुकी है और अपने आप में रहना चाहती है। लॉन्गिंग टू एस्केप द बर्डन्स ऑफ फैमिली लाइफ एंड द मेमोरीज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पास्ट। एक तो वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भी मुक्त होना चाहती है, उसके बोझ से भी मुक्त होना चाहती है, एकांत में रहना चाहती है, और उसकी जो पास्ट की मेमोरीज हैं उससे भी प्रतिबंधात्मक थी, रेस्ट्रिक्टिव थी, कि उसको सब क्या करते, बांध के रखने की कोशिश करते, ऐसा करो वैसा मत करो, उस टाइप से, ठीक है। तो हर केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ट्रैंक्विलिटी इज डिसरप्टेड बाय द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ हर ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका। अब राका कौन है? उसके जीवन में शैतान है, एक शैतान लड़की है जो उसके जीवन में आ जाती है, और उसकी ग्रैंड डॉटर है, पोती है उसकी, जो वहाँ पर आ जाती है और उसकी शांति को डिस्टर्ब कर देती है। क्वाइट एंड ऑब्जर्वेंट चाइल्ड हु मिरर्स नंदाज ओन डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। देखो एक तो तरफ तो क्या कह रहा है कि वो भी शांत है लेकिन ऑब्जर्वेंट है, सब चीज़ों को ध्यान से देखने वाली है, ठीक है। वो मिरर कर रही है, एक प्रकार से नंदा की जो लाइफ है उसको उसमें नज़र आ रही है कि ये भी मेरे जैसी है, एक प्रकार से ऐसा वो कर रही है। The narrative explores themes of isolation, memory, denial and the search for authentic selfhood। इसमें क्या थीम बताई गई है? देखो आजकल की थीम अलग है, आजकल के नए ज़माने की नॉवेल्स की थीम बिल्कुल इस टाइप से है, ठीक है, कि सब व्यक्ति क्या चाहते हैं? ऑथेंटिक सेल्फहुड। मैं जो हूँ वैसा मैं रहूँ, माई लाइफ माई रूल्स, मैं जो हूँ मुझे सोसाइटी वैसा एक्सेप्ट करे, ठीक है। उस टाइप की जो सेल्फहुड की चीज़ें हैं वो जो लोग चाहते हैं, इस टाइप की चीज़ें इसमें दी गई हैं। आइसोलेशन, देखो आजकल ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं? आइसोलेशन, शांति, एकांत सोचते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि प्रोग्राम वोग्राम में जाते नहीं है ज़्यादा। मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हो गया हूँ, पहले में ऐसा नहीं था, लेकिन अब मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, मेजोरिटी अब बढ़ती जा रही है आइसोलेशन वालों की। पहले वाले लोग बेचारे, पहले के लोग कितने बढ़िया थे कि किसी को भी बोल देना, अजनबी से भी बात कर लेना, ठीक है, कि सुबह उठ जाना, चिड़ियाओं को दाने डालना, ये करना वो करना, बहुत अच्छी आदतें थी उनकी। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम उन लोगों को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। वो पीढ़ी शायद अब 20-25 साल और जिएगी, फिर तो पता ही नहीं क्या ही पीढ़ी आ रही है, और हम वो मार्गदर्शक रहेंगे जो अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देंगे। पता नहीं क्या ही भला होने वाला है इनके, हमारे मार्गदर्शन से तो उनका क्या ही भला होने वाला हमको ही नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी एक पॉइनेंट मतलब मार्मिक एंड ब्यूटिफुली रिटन नॉवल रिफ्लेक्टिंग ऑन मेमोरी, द पैसेज ऑफ टाइम एंड द इंट्रिकेट डायनामिक्स of family relationships through the lives of the Das siblings, Bimla, Tara, Raja and Baba, in their decaying ancestral home in Old Delhi। एक ओल्ड दिल्ली की एक खराब होते हुए घर की कहानी है, ठीक है, उसमें जिसमें मेमोरी के बारे में बात की गई है, टाइम के बारे में, और उनके आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो डायनामिक्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी बात की गई है। किन की लाइफ के को लेकर कि दास सिबलिंग्स, मतलब दास जो उनका परिवार है, उनकी सिबलिंग्स है ये बिमला, तारा, राजा और बाबा, ठीक है। और द स्टोरी शिफ्ट्स बिटवीन देयर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, उनके बचपन की, उनकी जवानी की, रिवीलिंग द रिसेंटमेंट्स, dependencies and unspoken understandings that
बाइंड एंड सेपरेट देम, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन बीम्स, बीम्स मतलब बिमला, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि जिस व्यक्ति में, जिन लोगों में आपस में प्यार होता है वो झगड़ते भी बहुत है। ठीक है, जिनमें प्यार होता है वही झगड़ता है, नहीं तो किसी को किसी से क्या मतलब है किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी देखो ये इनकी भी लड़ाइयाँ, नाराजगियाँ एक दूसरे से इसलिए हो रही है क्योंकि आपस में उनके प्रेम है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। राहुल, इसलिए कभी झगड़ा वगड़ा हो जाए अपने गर्लफ्रेंड वगैरह से तो वो प्रेम है, तब तक सब कुछ ठीक है जब तक झगड़ा हो रहा है। झगड़ा बंद हो गया वो एक खतरे की निशानी है, इसका मतलब वो हो सकता है तुम्हें छोड़कर जा चुकी हो। ठीक है, इसलिए झगड़ा करते रहना बराबर। वैसे लड़कियों को झगड़ा बहुत पसंद होता है लड़कियों को वैसे भी झगड़ा बहुत पसंद होता है, उनका पसंदीदा काम है एक प्रकार से। और पुरुष बेचारे बिल्कुल शांति प्रिय, ठीक है, इतने शांति प्रिय कि कोई कितना भी कुछ कहे हाँ हाँ, सिर्फ हाँ, और कोई झगड़ा नहीं, चुपचाप सुनना बात को। बेचारी वो टेक्स्ट में लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे जा रही है, वो सुबह उठ के मैसेज कर देता है गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसके मैसेज आए हुए 20-25 लंबे पैराग्राफ, और वो बेचारा सब भूल भाल के कर देता है गुड मॉर्निंग का मैसेज। का जो मैसेज होता है HMM वाला, वो तो उनका प्रिय है। हाँ हूँ, ओके, यस, ये 4 शब्द, अच्छा, हाँ अच्छा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीख देना, सभी लड़कों सीख लेना है सब। देखो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता होता है, कैरेक्टर्स का मतलब पात्र होता है। ठीक है, बिमला, जिसको बिम भी कहा गया है, कौन है बिमला? तो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड अनमेरिड सिस्टर है, एक अच्छी इच्छा शक्ति वाली एक कुंवारी लड़की है, कुंवारी बहन है, और हिस्ट्री टीचर है हिस्ट्री की टीचर है, और जो घर का ख्याल वगैरह रखती है, टेक्स केयर ऑफ हाउस। तारा कौन है? तारा एक मैरिड सिस्टर है, बाहर रहती है, लिविंग अब्रॉड, बाहर रहती है, हु विजिट्स एंड ब्रिंग्स बैक मेमोरीज, जो वापस आती है और सारी यादों को ताज़ा कर देती है। ठीक है, राजा कौन है? राजा जो था उनका सिकली ब्रदर, बीमार भाई था, हु लीव्स द फैमिली टू मैरी इनटू अ वेल्थी मुस्लिम फैमिली। ठीक है, एक उसका भाई था, वो क्या करता है, फैमिली को छोड़ देता है। ठीक है, एक वेल्थी मुस्लिम फैमिली में शादी करने के लिए अपने परिवार को वो छोड़ देता है। और बाबा कौन था? ये लव मैरिज वाला आदमी है। राजा जो है कौन है? लव मैरिज वाला है। और बाबा कौन है? द यंगेस्ट मेंटली चैलेंज्ड ब्रदर, ये थोड़ा पागल है। बाबा जो था वो कैसा था? पागल था, मेंटली चैलेंज्ड था वो। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन बिम, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बिमला के ऊपर। तो आपस की छोटी मोटी स्टोरीज, नोकझोंक, ये सारी कहानियां इसमें हैं। तो इसका नाम क्या था वो याद रख लेना, हाँ, क्लियर लाइट ऑफ डे। नेक्स्ट इनका वर्क है इन कस्टडी। इन कस्टडी जो है ये एक नॉवल है। दिस नॉवल एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ देवान शर्मा। ठीक है, देवान शर्मा नाम का एक टिमिड मतलब डरपोक व्यक्ति है, एंड अनफुलफिल्ड हिंदी लेक्चरर है इन अ स्मॉल टाउन। एक छोटे से शहर में देवान शर्मा नाम का हिंदी का लेक्चरर है, थोड़ा डरपोक है, हु गेट्स एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू द रिवर्ड बट एजिंग एंड एल्कोहलिक उर्दू पोएट नूर शाहजहांबादी इन दिल्ली। अब इस हिंदी के लेक्चरर को अपेक्षा से बढ़कर मतलब उसकी एक्सपेक्टेड नहीं था, वो उसको अपेक्षा नहीं थी इतना अच्छा मेरे साथ हो जाएगा। उसको एक मौका मिल जाता है, उर्दू के एक जो उर्दू के एक पोएट थे, शायर थे, नूर शाहजहांबादी, जो दिल्ली के थे, अल्कोइक थे, दारू वारू भी चले वैसे। ठीक है, तो उनका इंटरव्यू लेने का उसको मौका मिल जाता है। द नरेटिव बिकम्स अ पॉइनेंट कमेंट्री ऑन द डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें क्या कि वो जो शाहजहांबादी होता है वो उर्दू के पतन की तरफ टिप्पणियाँ करता है, कुछ कमेंट्स उस पर करता है। द क्लैश बिटवीन एकेडमिक आइडियलिज्म एंड हार्श रियलिटी, कि एक तरफ हम
एकेडमिक मतलब शिक्षा में हमें कितनी बड़ा चढ़ा की चीज़ें बताई जा रही हैं और रियली में क्या हो रहा है, उनकी हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर कि हिंदी के जो राइटर्स हैं, खासकर कुछ बड़े राइटर्स को छोड़ दें, कुमार विश्वास जैसों को या ऐसे, तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। अभी बीच में हाल ही में वो नीरज का आया था, वो उसने उसका गाना भी गाया था ना, तू धार है नदिया की वाला जो गाना है ना, वो नीरज ने लिखा था। तो हिंदी के पोइट हैं वो एक अच्छे, लेकिन उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, कौन सी वो एक है ना अपनी नेहा कक्कड़, उसने वो गाना वगैरह गाया था, अपने शो में बुलाया था। कई सारे वो बाबा कौन से थे, नागार्जुन, उनकी एक पोइट्री चल रही है आजकल कि बहुत ख़राब हालत में वो थे। तो हिंदी के पोइट्स की वास्तविक स्थिति ख़राब है। ठीक है, तो ऐसे इसने उर्दू के चीज़ों के बारे में, उनकी पतन के बारे में बात की है। उसमें क्या बताया, देवान का खुद का भी स्ट्रगल बताया गया है विथ हिज ड्रीम्स एंड फेलियर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो दो कैरेक्टर्स हैं, दोनों याद रखते हैं। एक तो देवान शर्मा जो मेरे फूफा जी का लड़का है, और नूर शाहजहाँबादी। ठीक है, नूर शाहजहाँबादी जो एक अल्कोहलिक सेलिब्रेटेड बट एलिंग उर्दू पोएट है। ठीक है, कि एल्कोहलिक है, शराबी वगैरह भी है, सेलिब्रेटेड है, अच्छा जानने वाला भी है और उसको अच्छा मानते भी हैं लोग, बट एलिंग उर्दू पोएट, बीमार होता हुआ उर्दू का पोएट है। ठीक है, थीम्स इनकी क्या क्या है, एक याद रखना इनकी थीम्स सारी। एक तो है मेन थीम इनकी याद रखना, साइकोलॉजिकल डेप्थ, आइसोलेशन तो ज़्यादातर की है, एलियनेशन, मैरिज, फैमिली रिलेशनशिप, चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब बचपन का आघात। बचपन में जो हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसका इम्प्रेशन हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है। बचपन में अगर कुत्ता आपके पीछे कभी दौड़ा होगा तो आपको ज़िंदगी भर कुत्ते से डर लगेगा। बचपन में अगर आप डूबने की कगार पे आ गए होंगे तो आपको ज़िंदगी भर पानी में उतरने से डर लगेगा। ठीक है ना। बचपन में अगर आपने टीचर्स के हाथ की मार भी खाई है तो आपको पुलिस वगैरह से भी डर लगेगा। ठीक है, इसलिए जो बच्चों को मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो दिमाग में चीज़ें हो जाती हैं तो उस उतनी गहराई से कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं, उनका फियर उनको लाइफ टाइम रहता है। हाँ हम भी मार खा के ही बड़े हुए, लेकिन गलत है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नॉर्मल नहीं होता है वो। अभी देखो अमेरिका और भारत में, अमेरिका या ब्रिटेन जैसे जो देश हैं उसमें देखना आप कभी कि वहाँ के बच्चे, अभी क्या ये हाल होता है कि पुलिस अगर आपके घर पे आ रही है तो आपको एक प्रकार से डर बैठ जाएगा, क्या हो गया यूँ, जबकि आपने कुछ किया भी नहीं है। आप कहीं गए तो पुलिस को देखकर आपको एक डर सा महसूस होने लगता है, जबकि पुलिस को देखकर हमें सुरक्षा की भावना आनी चाहिए। तुरंत हमारे ये होना चाहिए कि अब तो मज़ा आ गया, अब तो ये लोग आ गए, ये भावना आनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो क्या कि इस टाइप की चीज़ें होती है बचपन में, इसलिए होता है। सर्च फॉर मीनिंग, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का भी याद रखना, नारीवादीता, अर्बन डीके, शहर का जो पतन है वो, और द डिक्लाइन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। याद ये रखना है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था, किसके लिए मिला था, तो फायर ऑन द माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन। और बुकर प्राइज शॉर्टलिस्ट हुआ था, मिला नहीं था, 3 बार शॉर्टलिस्ट हुआ था। शॉर्टलिस्ट का मतलब ये होता है कि बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेशन होते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं वो लोग और उसमें से एक सिलेक्ट होता है। तो इनका 3 बार ये जो बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था, क्लियर लाइट ऑफ डे, लेकिन मिला नहीं था। इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग, और पद्म भूषण भी इनको मिला था। सारे इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं। वॉइसेस इन द सिटी, उसके बाद बाय बाय ब्लैकबर्ड। देखो इनके आप देख सकते हो पक्षियों के नाम थोड़े ज़्यादा हैं, बाय बाय ब्लैकबर्ड। उसके बाद उधर था क्राई द पिकॉक। ठीक है, वॉइसेस इन द सिटी, बाय बाय ब्लैकबर्ड, वेयर शैल वी गो दिस समर, द विलेज बाय द सी, बॉम्बगार्डर्स बॉम्बे, फास्टिंग फीस्टिंग, ये सब इनके कुछ नॉवेल्स हैं। साथ ही साथ थे द जिगजैग वे, द आर्टिस्ट
द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये इनके कुछ अदर वर्क्स हैं। कुछ और चीज़ें इनके बारे में देख लेते हैं। वो ये है कि हाँ हाँ नहीं, वो सोनेट नंबर 18 है। वेयर शैल वी गो दिस समर नहीं है, वो समर्स डे ऐसा कुछ करके है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन फॉर इज हर कीन साइकोलॉजिकल इंसाइट and focus on the inner life's emotional complexities and existential angst of her character। इसके कैरेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है? एक तो साइकोलॉजिकल इंसाइट देखने मिलती है, ठीक है। उसके बाद आंतरिक जीवन के ऊपर फोकस देखने मिलता है, इमोशनल जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर बात होती है। अस्तित्व संबंधित मतलब एग्जिस्टेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करती है। उसकी कैरेक्टर्स की जो एंक्शसनेस है, चिंताएं जो है, उसके बारे में भी बात की जा रही है, ठीक है। और उन्होंने किस बारे में लिखा है? सेंसिटिव एंड एलियनेटेड फीमेल प्रोटैगनिस्ट। ज़्यादातर इनके प्रोटैगनिस्ट कैसे हैं? फीमेल्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? हु स्ट्रगल विथ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, जो आदमियों के बनाए हुए रूल्स से परेशान है। और ये कौन थी? अनीता देसाई जो थी वो मदर ऑफ किरण देसाई थी। अभी जो एक प्रोमिनेंट राइटर है किरण देसाई, उनकी माँ थी अनीता देसाई, ठीक है। और किरण देसाई भी एक बहुत फेमस राइटर है। नेक्स्ट हमारे जो पोएट हैं या राइटर हैं वो हैं शशि देशपांडे, ठीक है। शशि देशपांडे, अलग अलग नहीं है, शशि देशपांडे। हाँ, शशि देशपांडे जो थी वो एक नॉवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, लीडिंग वॉइस इन कंटेम्परेरी इंडियन इंग्लिश फिक्शन। उस समय की बहुत फेमस राइटर थी ये भी, पर्टिकुलरली नॉन फॉर हर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। शशि देशपांडे भी उनके फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए जानी जाती है, याद रखनी ये बात, ठीक है। अनीता देसाई, शशि देशपांडे, इन दोनों का नाम याद रखना। एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ विमेंस इनर लाइफ, औरतों की आंतरिक जीवन के बारे में इन्होंने बात की है। ये भी हमारे साथ जिंदा हैं, खुशी की बात है हमारे लिए। इनके जो वर्क्स हैं वो देखने में, द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, कि अंधेरा कोई डर नहीं देता है। इसमें क्या है कि द नॉवल डेल्व्स इनटू द इनर टर्मोइल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ सारू, a successful doctor, as she grapples with a traumatic past involving marital rape by her husband Manu and unresolved child abuse। अब इसमें क्या है कि एक डॉक्टर है जिसका नाम है सारू, ठीक है। वो उस मानसिक आघात से जो जूझ रही होती है, ठीक है, उसके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं, जैसे खासकर ये मैरिटल रेप बाय हर हस्बैंड, उसका खुद का हस्बैंड मनु जो है वो उसके साथ रेप करता है, मैरिटल रेप। और उसके कुछ अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड अब्यूज़ है, कि कुछ अनसुलझी बातें हैं चाइल्डहुड की, उसके बारे में ये सारी बातचीत की गई है। इट पावरफुली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ सप्रेस्ड मेमोरीज, ये दबी हुई मेमोरीज के बारे में ज़्यादा बात करता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस, देखो ये इसमें लिखा है कि नहीं कि हिंसा का साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, ठीक है, एंड बच्चों या महिलाओं या किसी के भी ऊपर। एंड वुमेन्स स्ट्रगल टू फाइंड हर वॉइस एंड रिक्लेम एजेंसी विद इन अ पेट्रियार्कल मैरिज। एक हम देखो अभी जो ड्रम वाली घटनाएं जो हो रही है, ठीक है, कहते हैं कि ये जो इस प्रकार के जो अत्याचार हैं सदियों से महिलाओं के साथ होते जा रहे हैं, ठीक है। कितने ही पुरुषों ने कितने ही औरतों को पीटा है, घसीटा है, मारा है, सब कुछ किया है, रेप्स हुए हैं, मैरिटल रेप हो रहा है, इस टाइप से भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी
पुरुषों को मारने वाली 4-5 घटनाएं क्या हुई, ये चाहे वो ड्रम देख लो या कुछ भी देख लो, तो वो मुद्दा कितना सेंसिटिव बन गया है, जबकि ये सदियों से होता रहा है सारी महिलाओं के साथ, ठीक है ना। तो ये जो है पैट्रियार्कल मैरिज, मतलब जिसमें पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, पितृसत्तात्मक, जिसमें पुरुषों की ज़्यादा चलती है, ठीक है ना। तो उस सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा उसने बात की है कि महिलाओं को उसके अधिकारों की बात, उसकी खुद की वॉइस, मतलब खुद की आवाज़ भी वो बन सके। अल्टीमेटली सीकिंग हीलिंग एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, लास्ट में क्या करती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसी हूँ मैं वैसा मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, उस टाइप की थीम इसमें है। की कैरेक्टर्स कौन कौन से, एक तो सारू कौन है, प्रोटैगनिस्ट है इसकी, और एक डॉक्टर है जो उसके पास्ट से डरी हुई है, और मनु कौन है, सारू का अब्यूजिव हस्बैंड है जो एक कॉलेज लेक्चरर है, ठीक है। नेचर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। उसका पोस्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं दे, कोई कॉलेज लेक्चरर था तो भी ऐसा, खैर फिक्शनल है सारी चीज़ें। हाँ, अब्यूसिव का मतलब जो गाली गलौज करना वो अब्यूसिव है, या फिर अपमानित करना, वो सब अब्यूसिव है, ठीक है। हाँ, दैट लॉन्ग साइलेंस, अगला जो इनका है शशि देश पांडे का, दैट लॉन्ग साइलेंस, ये क्या होता है, इसमें जया नाम की एक मिडल एज्ड एजुकेटेड वुमन है, इसकी प्रोटैगनिस्ट है, किसमें, दैट लॉन्ग साइलेंस, इज फोर्स्ड टू री इवेल्युएट हर लाइफ, उसकी लाइफ को वो पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उसको कहा गया है। हर सीमिंगली स्टेबल मैरिज एंड हर लॉस्ट आइडेंटिटी when her husband faces a financial scandal and they have to move to a smaller apartment. During this period of introspection and forced silence, Jaya confronts her suppressed desires, past compromises, and the compromises women make in marriage, challenging patriarchal norms and seeking an authentic voice. देखो सब ने इसने क्या बात की है, सारी जो महिलाओं की समस्या हैं कि शादी के बाद उनको कैसे सप्रेस किया जाता है, ठीक है। आज से पुरानी है, आजकल की ऐसी स्थिति नहीं है। आजकल की महिलाओं की, मैं बार बार कहता हूँ कि आजकल की जो महिलाओं की स्थिति है अच्छी हो गई है काफ़ी जगहों पे, ठीक है। सब जगह तो अच्छी हो गई ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो भी अच्छे पढ़े लिखे समाज हैं या पढ़े लिखे घर हैं, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति अब काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक जया नाम की मिडल एज्ड औरत है, उसका हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली स्कैंडल में फंस जाता है और वो पूरा एक प्रकार से बर्बाद हो जाता है। तो उसको एक छोटे से घर में जाना पड़ता है और उसको इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण का मौका मिलता है कि मैंने अभी तक पास्ट की लाइफ में क्या क्या किया था, कैसे कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और उसके बाद वो जो है इसमें उसकी जो सप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं, मतलब जो दमित इच्छाएं हैं, उसकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, उसने जो पास्ट में जो कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, समझौते किए थे, उसके बारे में, और जो दूसरी महिलाएं जो हैं वो कैसे एक पुरुषों की सत्ता के आगे झुकती हैं और कितने समझौते करती हैं, उसके बारे में बातचीत की गई है। जया इसमें है मेन कैरेक्टर जया है। द प्रोटैगनिस्ट राइटर स्ट्रगलिंग विथ हर The protagonist, a writer, struggling with her identity and expectations placed on her as a wife and mother. कि एक माँ और एक वाइफ के रूप में एक औरत से क्या क्या अपेक्षाएं की जाती है, ठीक है। बच्चा रो रहा है तो वो जिम्मेदारी चुप कराने की किसकी मानी जाती है, औरत की मानी जाती है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसकी मम्मी के पास भेज दो। वाई नॉट टू सेंड द बॉय और द गर्ल टू हर और हिज फादर, ठीक है। हमने कुछ बांध दिया है, कुछ चीज़ों को महिलाओं की तरफ धकेल दिया है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट राइटर्स क्या करती है, उसको बताती हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। मोहन कौन है, मोहन जो है वो जया का हस्बैंड है।
हुज फाइनेंशियल ट्रबल फोर्सेस देम इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, जया का हस्बैंड है, वो फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और उस वजह से जया को इंट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ता है, आत्मनिरीक्षण में उसको जाना पड़ता है। ठीक है, अब हाँ क्या हुआ, कोई फेमिनिज्म की बात हो रही है? हाँ लड़कियां तो वैसे ही पापा के पास ही रहती है, लड़का है तो भी पापा के पास रहे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ कि ये जो फीलिंग है मदरली या फादरली, जो फीलिंग है वो एक, जो बच्चे होते हैं ना धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर होते जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है अगर आपका बच्चा आपके पास रह रहा है, उसकी सांसों से चॉकलेट टॉफ़ी की खुशबू आ रही है, ठीक है ना, तो एक बहुत एक अलग सी फीलिंग है। वो फीलिंग आपको लाइफ टाइम कभी नहीं मिलने वाली है, वो 1-2 साल ही मिलेगी, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है माता पिता से दूर होता जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग पता नहीं इसको फैशन बना के चलते हैं कि ये बच्चा है तो इसको इंडिपेंडेंट रखो और अभी से दूर रखो, ऐसा वैसा। ये कुछ ही समय मिलता है, 1-2 साल मिलते हैं जिसमें आपके पास रहता है, उसके बाद नहीं रहता है कभी। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल रेमेडीज के। अपन एक तो दूसरी बातों में बड़े लग जाते हैं स्मॉल रेमेडी, लेकिन खैर ये सब इसका ही पार्ट है, लिटरेचर का ही पार्ट है। इसलिए स्मॉल रेमेडीज क्या है, फॉलोज द जर्नी ऑफ मधु। अब इसमें भी एक मधु नाम की एक औरत है, हु इज शैटर्ड बाय द लॉस ऑफ हर सन एंड नेफ्यू इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। मधु नाम की एक औरत है जो बिल्कुल बिखर सी गई है क्योंकि उसका लड़का और उसका भतीजा जो था वो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया था। ठीक है, शी पीसेस टुगेदर हर लाइफ, शी फाइंड्स सॉलेस and a path to healing through an unexpected connection with a forgotten female classical singer, discovering hidden histories and rediscovering her own identity and resilience through music and memory। देखो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया था क्योंकि उसका लड़का और उसका भतीजा जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे, तो अपने आप को हील कर रही है, अपने आप को संभाल रही है। किसके ज़रिए? एक क्लासिकल राइटर थी जो ज़्यादा फेमस भी नहीं थी और ज़्यादा उसकी कोई पहचान भी नहीं थी, उस टाइप की एक क्लासिकल सिंगर है, तो उसके थ्रू वो अपने आप को हील कर रही है, अपने आप को ठीक कर रही है। ठीक है, म्यूज़िक और मेमोरी के ज़रिए। थीम्स क्या है इनकी, आप बिना देखे ही बता दोगे इनकी थीम क्या है? फेमिनिज्म। ठीक है ना, फेमिनिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। देखो फेमिनिज्म है, उसके बाद पैट्रियार्की, पितृसत्ता, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान की ललक एक प्रकार से, मैरिटल रिलेशनशिप्स, शादी ब्याह के जो चीज़ें, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। ठीक है, ये ड्रम वगैरह वो सारी घटनाएं है। उसके बाद ट्रॉमा, जो आघात लगता है, साइलेंस, बोथ लिटरल एंड मेटाफरिकल। देखो साइलेंस कितनी बड़ी चीज़ है। एक अखबार में एक कार्टून आया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं, फेमिनिज़म का एक कार्टून था कि मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत अच्छे हैं, मुझे हर चीज़ ला कर देते हैं, जो भी चीज़ मांगू वो ला कर देते हैं, बस कभी बात नहीं करते। और नीचे लिखा था हिंसा के कई स्वरूप हैं। ठीक है, हिंसा के कई स्वरूप हैं। तो आप भले सारी चीज़ें दे रहे हो लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। ठीक है, जिम्मेदारी है ये। देखो कभी शादी करो तो या तो निभाने के लिए करो या फिर करो ही मत। सामने वाले को दुखी करना, ऐसा काम नहीं करना राहुल, क्योंकि एक लड़की सब कुछ अपना छोड़ कर आती है, हो सकता है तुम उसके लिए पूरा जहान हो। ठीक है, और तुम या तो उसको दुखी ऐसा मत करो किसी भी तरीके से। ठीक है ना, सब कुछ ला के दे देना ऐसा नहीं है राहुल। सेल्फ डिस्कवरी, वुमेन्स ऑटोनॉमी, जेंडर रोल्स और बर्डन ऑफ मेमोरी के बारे में इन्होंने बात की है शशि देशपांडे ने। ठीक है, अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? इनको भी मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दैट लॉन्ग
साइलेंस, और पद्मश्री भी इनको मिला है। कुछ अदर वर्क्स हैं, द लीगेसी, इफ आई डाई टुडे, अगर मैं आज मर जाऊं तो, कम अप एंड बी डेड, आओ और मर जाओ, रूट्स एंड शेडोज, द बाइंडिंग वाइन, अ मैटर ऑफ टाइम, मूविंग ऑन, इन द कंट्री ऑफ डिसीट, द स्मॉल वॉइस, ये सारे स्मॉल वॉइस जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, कल है, 2013 में ये पब्लिश हुआ है, देख लो अभी अभी का है, 2013 में ही पब्लिश हुआ है। कुछ और फैक्ट्स इनके बारे में कि फोकसेस स्ट्रांगली on the experiences and psychological states of educated middle class Indian women, पढ़ी लिखी और मिडिल क्लास वुमन के बारे में ये बात करते हैं, हाईलाइटिंग देयर स्ट्रगल्स विद ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स। और उनके वर्क्स जो हैं थोड़े क्रिटिक होते हैं किसके, पेट्रियार्कल नॉर्म्स के, मतलब पितृसत्तात्मक जो नियम है उसके, एक्सपोजेज द इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वुमेंस लाइफ, अंदर की जो भावनाएं हैं विमेंस की उसके बारे में बात की गई है। और रियलिस्टिक एंड इंट्रोस्पेक्टिव पोर्ट्रेयल है, वास्तविक और एक आत्मचिंतक जिसको हम कह सकते हैं, खुद के बारे में सोचना, आत्मचिंतन करना, पोर्ट्रेयल ऑफ डोमेस्टिक लाइफ एंड पर्सनल रिलेशनशिप, खुद के घरेलू जिंदगी और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, तो और बढ़े आगे या आज इतना ही जाना है अभी? ठीक है, चलिए कोई बात। ओके, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।